हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और हमारी 40 डे स्ट्रैटेजी यूपीटीजीटी एग्जाम के लिए आपके लिए। और ये आज कोट्स बड़े बढ़िया लगाते हैं। सक्सेस इज नेवर अ सेल्फ इनवाइटेड गेस्ट, शी विल नेवर नॉक एट योर डोर इफ यू कांट अल्यूर हर विद द स्ट्रेंथ ऑफ योर ड्रीम, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। सही बात है। सक्सेस दरवाजा खटखटा के ये नहीं आएगा कि भले ही तुम मेहनत करो या ना करो, मैं तुम्हारे को जो है जरूर मिलूंगी। यहाँ सक्सेस को गॉडेस ऑफ सक्सेस है तो उनको पर्सोनिफाई किया गया है। तो सक्सेस इज नेवर अ सेल्फ इनवाइटेड गेस्ट, you have to allure success with the help of your by the dint of your strength, determination and strong will। अगर आपके अंदर ये तीनों चीजें हैं, यानी कि सपना सपना पूरा करने की चाह और बहुत तगड़ी ये जो है आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारे ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे ही आप भी कुछ ड्रीम करिए कि जिसको भी आप पसंद करते हैं आप उसको ये बताएं कि हम भी सिलेक्ट हो गए हैं, आप हमारी भी अपने चैनल पर फोटो दिखाएं। मैं ये तो कभी भी नहीं कहती कि आप मेरे चैनल पर आकर ये बात कहें। मैं तो कहती हूँ जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसकी भी मदद से आपको आपके जो कामयाबी है वो मिली, आप भी अपने आप को इमेजिन करिए कि वॉल ऑफ फेम जो होता है उस पर भी आपका फोटो जो है इस तरीके से आए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये एक लास्ट वो है अब आपका कि भी अभी आप लोग लेना चाहे पाइनियर प्रैक्टिस बैच रिवीजन सीरीज चल रही है। अब हमारा रिवीजन टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब रिवीजन टेस्ट से बहुत हेल्प मिल रही है स्टूडेंट्स को। लगातार मैं ओएमआर शीट्स पे बच्चों से ही जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ और एक अच्छा खासा जो है उनको पता चल रहा है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर हम लोग क्या हमारी कमियां हैं। तो ऑब्वियसली इस चीज़ से उनको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। तो इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंग्लिश सूत्रा फैमिली, डू जॉइन आवर ऐप एंड हैव अ लुक एट द कोर्सेज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय अस। जो वहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोर में कि कौन सी जो है वो आप लोगों के लिए चीज़ें सही रहेंगी। और इसमें अभी मैं यही सोच रही हूँ कि इसको अभी तक तो ये मटेरियल के साथ जा रहा है, लेकिन आज मैं ये सोच रही हूँ कि इसको मटेरियल अगर इसका मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में कर देती हूँ तो ऑब्वियसली इसका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी मैंने सोचा नहीं है, अभी अभी बात मेरे दिमाग में आई है तो देखते हैं। इसके अलावा ये स्कोपम बैच है, ये पीजीटी प्रैक्टिस बैच है। इसमें पीजीटी की सारे पेपर्स जो हैं वो पीजीटी के करवाए जा रहे हैं। और इसमें भी 10 टेस्ट हो चुके हैं, अब 11th टेस्ट चल रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज, क्योंकि जो आप पढ़कर आए हैं, जो आपने नहीं पढ़ा है, सभी चीज़ की तैयारी इसमें आपको मिल जाती है। और बहुत ही नॉमिनल फीस है। 1100 फीस कोपम की है और 1599 जो फीस है वो हमारे पाइनियर बैच की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ जो मेरा आज का पेनेशिया सीरीज है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, ये मेरे बुक के ही क्वेश्चंस हैं तो मैं सीक्वेंशियली अपनी बुक के में से ही क्वेश्चंस कराती चल रही हूँ। तो पहला है, इन द लेजेंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा पेंडोरस इज द अंकल ऑफ। ट्रोइलस, वीनस, क्रेसिडा या मार्स। तो अगर आपने शेक्सपियर की जो ये प्ले है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये एक ट्रोजन वॉर के एक एपिसोड पर है ये वाला। और इसमें जो पेंडारस है ही इज द अंकल क्रेसिडा, क्रेसिडा के अंकल हैं ये। द आंसर इज दैट इज सी, क्रेसिडा। Question number second, the captain that brings me first on shore hath my mate's garment, who says these lines in Twelfth Night, Belvolio, Voila, Duke या मारिया। तो देखिए ये ट्वेल्थ नाइट और वॉट यू विल जो कि क्रिसमस के रिवेलरीज के दौरान लिखा हुआ उनका प्ले था। और ये इसमें क्रॉस ड्रेसिंग जो है वो यूज की गई है। और वायला जो है इसमें एज अ बॉय पेज को, ड्यूक ऑर्सिनो को सर्व करती है। और इसमें वो बोलती है कि जो कैप्टन मुझे यहाँ लेकर आया था वो जानता है उसके पास मैं एक लड़की हूँ। और ये लाइंस हैं किसकी, वायला की, VIOLA।
Based on Shakespeare's Antony and Cleopatra, Dryden wrote a play in blank verse. Identify it. All for love, tyrannic love, Aurangzeb, all in love, या none of these. देखिए ड्राइडन ने जो शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पे प्ले लिखा, बेसिकली 1660 में एक नए तरीके के प्लेस जो हैं वो लिखे जाने लगे और जिन्हें हीरोइक ट्रेजेडीज कहा जाता था। और ड्राइडन और को उसको कहा जाता है कि वन ऑफ द पाइनियर्स थे, हीरोइक ट्रेजेडीज कहा जाता है। और ये जो प्लेस थे इसमें हीरो या हीरोइन दे यूज टू डाई फॉर देयर बिलीफ। तो ऑल फॉर लव शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पे ही आधारित है और ये एक हीरोइक ड्रामा है। द कैरेक्टर कैरमन फिगर्स इन द टेम्पेस्ट, ऑथलो, ट्वेल्थ नाइट या पेरिकल्स। देखिए शेक्सपियर ने का जब पहला फोलियो आया था तो उसमें 36 प्लेस थे। एक प्ले जो है वो रह गया था और वो था पेरिकल्स, वही इसका आंसर है। ये कैरमन जो है वो इसमें फिजिशियन है और ये ड्यूक सॉरी लॉर्ड ऑफ एफेसस है। ठीक है जी। पेरिकल्स, कैरमन जो फिगर है कैरेक्टर है वो है पेरिकल्स में। Shakespeare's plays are set in various parts of Europe and depict various periods of history, yet his stage settings and arrangements of the actors was of his own times. Why was this? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि शेक्सपियर के प्लेस भले ही जो है यूरोप और अलग अलग देशों के बारे में बताते हैं, मगर जो देख के पता चलता है उन्होंने अपने ही देश के बारे में बता रखा है। ऐसा क्यों? He didn't know about such things as difference of lifestyle. He didn't wish to bother about such things. He left to the imagination of spectators. In Elizabethan times, stage development was inadequate. तो सही जवाब इसका डी ही है कि एलिजाबेथन टाइम में स्टेज डेवलपमेंट इतना था ही नहीं कि इतने सारे प्रॉप्स जो हैं वो यूज किए जा सके। Striving for better, offer oft we mar what is well. Oft we mar what is well. हैमलेट, मकबेथ, किंग लियर या ऑथलो। सबसे पहले है कि हम और बेहतर की उम्मीद में अक्सर जो अच्छा होता है ना उसे भी खराब कर लेते हैं। ये एक पैराडॉक्स है। अगर आप इसमें फिगर ऑफ स्पीच देखें तो पैराडॉक्स है, क्योंकि आपको ये पैराडॉक्स का मतलब ही क्या होता है कि दैट पार्ट ऑफ स्पीच वेयर द राइटर सेज समथिंग विच अपीयर्स टू बी दैट इट्स नॉट ट्रू, लेकिन उसके अंदर एक सत्य छिपा रहता है, तो उसे कहा जाता है पैराडॉक्स। कई बार है कि कोई सोचे कि जब हम बेहतर की तलाश करते हैं तो फिर वो चीज़ पहली चीज़ खराब कैसे हो जाती है। कहते हैं ना और बेहतर की चाह में जो अच्छा होता है उसे भी हम खराब कर लेते हैं। जैसे इस समय आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ढेर सारी किताबों का ढेर लगा के बैठे हुए हैं, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ और बेहतर कर लूँ, और अपने दिमाग को पहला वाला क्लियर है नहीं, आगे वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उससे होगा ये कि जो पढ़ा हुआ है, जो मेहनत है वो भी बेकार हो जाएगी। ये समय सिर्फ रिवीजन करने का है। और ये लाइन जो कही गई है ये किंग लियर में कही है। ये नहीं कहा था किंग लियर ने कि ये समय रिवीजन करने का है, लेकिन कि ये बात है, इस किंग लियर में ये बात है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि अक्सर और बेहतर की उम्मीद में जो पहले से बेहतर होता है उसे खराब कर लेते हैं। शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज वर बेस्ड ऑन, शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले जिसमें माइनर टेट्रोलॉजी, मेजर टेट्रोलॉजी 10 प्लेज हैं शेक्सपियर के। ये मैंने सारा इसके बारे में भी बताया है कौन सी उनकी मेजर टेट्रोलॉजी है, जैसे रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड एंड हेनरी फिफ्थ। माइनर टेट्रोलॉजी हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड रिचर्ड थर्ड, ये उनकी माइनर टेट्रोलॉजी हैं। तो उनके जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं वो हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स पर आधारित है। द आंसर इज सी। Who has written preface to Shakespeare? Preface to Shakespeare ये किसका लिखा हुआ वर्क है? डॉक्टर जॉनसन, एफ.आर. लुईस, ए.सी. ब्रैडले या ड्राइडन? तो प्रीफेस टू शेक्सपियर जो लिखा है डॉक्टर जॉनसन ने, और ये डॉक्टर जॉनसन के द्वारा लिखा हुआ वर्क है। Who has said that the Lear of Shakespeare cannot be acted? और ये इसी तरीके का एक क्वेश्चन पीजीटी 2021 में भी पूछा गया था।
और वो ये है कि शेक्सपियर्स बेस्ट प्लेज आर टू बी रेड देन टू बी एक्टेड। ये इसी तरीके का था क्वेश्चन 2021 में पीजीटी में आया था, और ये चार्ल्स लैंग ने कहा है कि शेक्सपियर्स लियर कैन नॉट बी एक्टेड। Thou nature are my goddess, beginning line of a soliloquy by Falstaff, Hamlet, Edmund, या the bastard in King Lear, and that is Edmund in King Lear। अगर हम इसको और देखें, देखिए एक इस चीज के अगर आप इसमें जो चीज मेरे दिमाग में है वो आपके में भी होगी, और वो क्या है मैं भी बताती हूँ। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सी और डी दोनों ही होना चाहिए, क्योंकि यही जब आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, और ये भी दाउ नेचर आ माई गॉडेस बिगनिंग लाइन ऑफ। अगर ये एडगर होता है यहाँ पर तो सी और डी दे, क्योंकि बास्टर्ड किंग लियर में एडमंड ही है, तो यहाँ पर ये दोनों ही आंसर होंगे इसके। तो क्या कह सकते हैं, तो एक लेटर लेके आता है इसलिए। What is the essence of drama in Shakespearean tragedy? Dance and mirth, internal conflict, mirth and tragedy, hero and tragedy। देखो भाई, अगर हम बात करें शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की, तो उसका जो मेन चीज है ना वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट तो एसेंस है ट्रेजेडी की। तो जब हीरो टू बी या नॉट टू बी के चक्कर में पड़ा रहता है, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का मेन जो है वो एलिमेंट। Which of Shakespeare's play is performed at 9 p.m. on June 23rd every year? A Midsummer Night's Dream, Twelfth Night, The Tempest, या As You Like It। तो जो शेक्सपियर का प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है वो आप लोगों को भी पता है कि आज भी जो है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसके बारे में अगर मैं ये 23rd से 24th जून के को में करा जाता है। तो दैट इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये सभी को पता भी है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। Men must endure their going hence even as they are coming. Hither ripeness is all. Who is the speaker of these legendary lines? और इस लाइन को अगर हम समझे तो ये है, इसका मीनिंग ये है कि men must endure, कि जैसे दे आर गोइंग, कि इंसान को अपना जाना, इंसान का जाना मृत्यु को भी ऐसे ही बर्दाश्त करना चाहिए जैसे इंसान का जन्म लेना। राइपनेस इज ऑल। एंड ये जो बहुत ही फेमस लाइन है, और ये किसमें है, किंग लियर में, एडगर इन किंग लियर। यदि हम जैसे जन्म को सेलिब्रेट करते हैं ऐसे ही मृत्यु को भी एक्सेप्ट कर ले, तो राइपनेस इज ऑल, दैट इज एडगर इन किंग लियर। The bright day is done and we are here for the dark. This line occurs in, ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये आयरिस नाम की जो कैरेक्टर है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में, और जब क्लियोपेट्रा जो है वो मृत्यु की तैयारी कर लेती है तो वो कहते हैं कि इसमें जो उसके अटेंडेंट्स हैं कि द ब्राइट डे इज डन, इट मीन्स नाउ कि जो अच्छा समय था क्लियोपेट्रा के साथ अब वो खत्म हो चुका है। वी आर हेयर फॉर द डार्क, अब सिर्फ मृत्यु की तरह ही एक उदास और काला पन जो है वो अब छाने वाला है। ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में से लाइन ली गई। द क्रिटिकल एसे शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स हैज बीन रिटन बाय, ये
इलियट, जॉनसन, कॉलरेज या वॉल्टर पीटर, ये लिखा गया है, ये ऐसे लिखा गया है वॉल्टर पीटर के द्वारा। तो ये शेक्सपियर के मेरी किताब में जो क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस छांट कर मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं। और अब जो है मतलब पिछले 30 से 3 दिन से मैं यही करवा रही थी, और क्योंकि कुछ रिपीटेड थे और कई बार हो भी चुके थे, तो मैंने कहा जो और इसमें है 55 के अराउंड क्वेश्चंस मैंने कराए इसमें। अब बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो भी मेरी ही किताब के हैं। अ राइटर क्रिएट्स unreal characters and situation and ask the reader to pretend that they are real in a fictional work. इसे क्या कहते हैं? Narrator, verisimilitude, point of view या vernacular. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और इसका जवाब देखिए कि अगर एक राइटर एक अनरियल कैरेक्टर बनाता है, सोचता है आप उसी की तरह महसूस करें, तो होता है दैट इज वेरी सिमिलिट्यूड, व्हेन यू फील लाइक दैट यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, तो इसे कहते हैं द आंसर इज बी, दैट इज वेरी सिमिलिट्यूड. The atmosphere of feeling created by a literary work, partly by a description of the objects or by the style of the descriptions, mood, tone, थीम या स्टाइल. तो जो एटमॉस्फेयर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर ऑफ फीलिंग्स क्रिएटेड बाय अ लिटरेरी वर्क. ठीक है, तो ये क्या होता है? दैट इज टोन, तो कहने की शैली होती है. दैट इज मूड, द एटमॉस्फेयर ऑफ फीलिंग्स क्रिएटेड बाय अ लिटरेरी वर्क. तो आप लोग सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. एटमॉस्फेयर. 2 मिनट, मैं आपको कुछ सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ. और आगे बढ़ते हैं. वैसे तो मैंने जो है इसको बोल ही दिया था. दैट इज, अब अगर इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करें तो इसका आंसर जो है वो मूड है. और अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आपने भी यही लगाया था, मूड जो है वो एटमॉस्फेयर के लिए यूज किया जाता है और जनरल फीलिंग और इमोशनल स्टेट के लिए यूज किया जाता है कि किस प्रकार की इमोशनल फीलिंग्स एक राइटर जो है वो अपने ऑडियंस में चाहता है. इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सेटिंग आती है, इमेजरी आती है, टोन आता है, द राइटर्स एटीट्यूड, शैली उसकी कहने की, और कैरेक्टर के थॉट्स एंड एक्शंस हैं वो इसमें आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज यूज्ड एज टू. इसमें ये पूछा गया है व्हाट किस रूप में यूज होता है. इंटेरोगेटिव, एक्सप्रेसिंग इंक्वायरी अबाउट द आइडेंटिटी, व्हाट आर यू डूइंग, है ना. तो ये आप व्हाट इसमें यूज किया जाए. इंटेरोगेटिव, एक्सप्रेसिंग इंक्वायरी अबाउट द कैरेक्टर, नेचर, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और रोल ऑफ अ पर्सन. व्हाट इज योर फादर पूछते हैं, तो ये आर आस्किंग अबाउट द प्रोफेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, यस बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो है वो बताया, यूज किया जाता है. तो इसका आंसर है आपका व्हाट जो है सभी चीजों के लिए यूज करते हैं. द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. वेयर द मिरेकल प्लेज वर परफॉर्म्ड इन द बिगनिंग. अगर आप बात करते हैं मिरेकल प्लेज की, तो शुरुआत में जो प्लेज आए थे, प्लेज जो थे वो मिरेकल प्लेज थे, मिस्ट्री प्लेज थे और मोरालिटी बाद में आए थे. ठीक है, तो जो मिरेकल प्लेज थे ये बताया करते थे, ये सेंट्स के बारे में होते थे, सेंट्स की इनकारनेशन, उनके चमत्कारों के बारे में बताते थे. मिस्ट्री स्टोरीज फ्रॉम बाइबल, ठीक है, स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल. और जो मोरालिटी प्लेज होते थे ये एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन होते थे वर्च्यूज एंड वाइसेस की. तो ये सबसे पहले ये जो ड्रामा की ओरिजिन भी है वो कहाँ से है? रिलीजन से है. तो रिलीजन से अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले परफॉर्म किए जाते थे चर्च में, परफॉर्म किए जाते थे. मिरेकल प्लेज वर परफॉर्म्ड इन द बिगनिंग इन द चर्च. चर्च में जो है ये परफॉर्म करे जाते. ठीक है जी, क्योंकि ड्रामा का ओरिजिन जो है वो कहाँ से है? ओरिजिन जो है ड्रामा का वो रिलीजन से. ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब आगे बढ़ रहे हैं. The type of fiction whose setting is in the medieval period, often in a gloomy castle,
replete with dungeons, subterranean passages and use of ghosts and mysteries is called। ये देखो, अगर आप ये देखें कि जो मध्यकालीन युग की कैसल्स हैं उसमें भूत प्रेत है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मतलब, और बहुत सारे उसमें डंजन्स यानी कि तहखाने हैं और सबटरेनियन पैसेजेस हैं, तो वो कौन सी कहानी बता रही है? पिकारोस्क नॉवल नहीं, पिकारो वो तो ठग की कहानी है, वो एपिस्टलरी नॉवेल्स, लेटर्स, जो नॉवल कहानी आगे बढ़ती है वो लेटर्स के माध्यम से, और हिस्टोरिकल नॉवल जिनके लिए सर वॉल्टर स्कॉट का नाम आपने जरूर सुना होगा, वेवरले नॉवेल्स कहलाते थे। तो ये कौन से नॉवल होते हैं? ये होते हैं गोथिक नॉवेल्स, और गोथिक नॉवल से अगर हम नाम सुने तो 18वीं सेंचुरी हॉरेस वॉलपोल, और उनके नॉवल का नाम है कैसल ऑफ ओट्रेंटो। कैसल ऑफ ओट्रेंटो। Who defined romanticism as the renaissance of wonder? अगर आप बात करते हैं कि रेनेसांस में, देखो पहला जो रेनेसांस माना जाता है वो एलिजाबेथन एज को माना जाता है, कि एलिजाबेथन एज को 16th सेंचुरी को, उस समय बहुत ज़्यादा जो आर्ट थी वो फ्लरिश हुई थी। उसके बाद स्ट्रक जो हुए थे वो जो सेकंड रेनेसांस माना जाता है वो रोमांटिक एज को माना जाता है, यानी कि एज ऑफ वर्ड्सवर्थ को। और रेनेसांस ऑफ वंडर किसने कहा है? दैट इज थियोडोर वॉट्स जंटन। थियोडोर वॉट्स जंटन के द्वारा कहा गया। और किसको कहा गया है? रोमांटिक एज को कहा गया है रेनेसांस ऑफ वंडर। रेनेसांस का मतलब क्या होता है? दैट इज पुनर्जन, है ना। और पुनर्जन्म जब रेनेसांस एज में हुआ था तो हुआ था ये चले। और इसमें इसे रेनेसांस ऑफ वंडर कहने का मतलब है कि बैक टू नेचर की थ्योरी आई थी। इसमें पीपल जो पोएट्स फॉर ऑस्ट्रक, पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। तो ये वंडर यानी कि हर छोटी से छोटी चीज में आश्चर्य देखने वाली चीज थी। आश्चर्य आप तब महसूस कर सकते हैं व्हेन यू डू नॉट पुट लॉजिक, ठीक है। तो लॉजिक जब नहीं लगाया जाता देन यू कैन फील ऑस्ट्रक। He that has light within his own clear breast may sit in the center and enjoy bright day. These lines are taken from Areopagitica, Lycidas to the Lord Cromwell या कॉमर्स। तो भैया देखो ये मिल्टन की ही है लाइन, और जो है कौन से उसमें से है, किस में से जो है वो लिया गया है, दैट यू हैव टू आंसर। और आपके पास जो है कुछ समय भी है आपके पास। एंड दैट इज ये लाइन जो है वो मिल्टन का जो मास्क है कॉमर्स, जिसकी जो थीम है वो वर्चू है और टेस्टिटी है। ये मास्क जो कि अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने जिसे प्रस्तुत किया गया था। आई विल सिट माई डेस्क टू डू माई लेसन। तो इसका क्या होना चाहिए? इसका आई विल सिट, भाई देखो डेस्क पे आप अगर ऐसे बैठ जाओगे चढ़ के तो काम कुछ नहीं कर पाओगे। आप डेस्क पे यहाँ पे बैठते हैं ऐसे और काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है एट। आई विल सिट एट माई डेस्क टू माई लेसन। यहाँ आएगा ए। He shall be given a present if he passes this year. The underlined words indicate that the sentence is, अगर वो इस साल पास हो गया तो उसको जो है if he passes this year तो वो क्या है? That is a promise। ये प्रॉमिस के he will be shall be given if he passes this year। तो एक प्रॉमिस जो है वो करा जा रहा है, एक शर्त जो है वो वादा जो है, शर्त वादा की जा रही है। In my younger days I dash 4 miles at a stretch। ये younger days है। तो in my younger days I run 4 miles at a stretch। तो can will, पहली बात तो ये past tense की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जब past ability बतानी होती है तो हम could लगाते हैं, और अगर कोई विशेष योग्यता बतानी होती है तो was able to लगाया जाता है।
इफ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड आई डैश बी विद यू। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या आएगा, वुड विल। ये जो इच्छा बताई जा रही है ये सब पास्ट सब्जंक्टिव है, जिसमें प्रेजेंट की कोई अधूरी इच्छा या प्रेजेंट की कोई विश बताई जाती है, तो उसमें वैसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और अगर आप कुड देखो तो ये कैन की सेकंड फॉर्म है। तो इफ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, अब कुड इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि एबिलिटी बताई जा रही है, तो इसीलिए, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है तो कुड लगा रहे हैं। इफ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड आई वुड बी विद यू, और इसलिए क्योंकि ये पास्ट सब्जंक्टिव है। पास्ट सब्जंक्टिव का मतलब ही होता है कि इच्छा प्रेजेंट की है बट इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। गेट आउट ऑफ माई वे हुएवर यू आर, तो ये कौन सा क्लॉज है ये आपको बताना है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या नन ऑफ दीज। हुएवर यू आर, गेट आउट ऑफ माई वे, जो कोई भी तुम हो, तो ये क्या है, गेट हुएवर यू आर, जो कोई भी, तो जो कोई भी जो सेंस बता रहा है दैट इज अ नाउन क्लॉज, हु से है, तो दैट इज नाउन क्लॉज। लाइफ इज व्हाट वी मेक ऑफ इट, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, जैसा हम बनाते हैं जिंदगी वही बन जाती है। लाइफ इज क्या, व्हाट वी मेक ऑफ इट, तो यहां पर है लाइफ इज क्या, क्या का जवाब दे रहा है, तो ये हुआ आपका दैट इज नाउन क्लॉज। ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, और जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो ओनली जो चेंज होता है वो नन बट में चेंज हो जाता है, नन बट में चेंज होता है, ओनली चेंजेस इनटू नन बट। नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो नन बट तो ऊपर भी है, लेकिन जब नन बट आ रहा है तो फिर नॉट नहीं लगा सकते, इसलिए ए वाला गलत है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, इंटेरोगेटिव जो है वो लगाना है, और अगर वैसे तो हु डजंट वांट टू बी, हु डजंट विश टू बी हैप्पी ये बनना चाहिए था। जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, अगर आपका असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनता है। तो इज देयर एनी मैन हु डजंट विश टू बी हैप्पी, तो ये होगा आपका आंसर सी, इज देयर एनी मैन, इज देयर एनी वन, वैसे तो एनी वन होना चाहिए था, इज देयर एनी वन हु डजंट विश टू बी हैप्पी, आंसर इज सी। तो हेयर आई रेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सही तरीके से पढ़ें, सही दिशा में जाएं और अपने टाइम को वेस्ट ना करें। बाय, मिलते हैं कल।